अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम एएस के प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज के एक और वेबिनार के साथ हाजिर हैं और तमाम मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा ताकि स्पीकर ही बोल सकें, ताकि डिस्टॉर्शन मत हो। क्वेश्चन आंसर आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, टीम वर्क, फास्ट एंड हॉरिजॉन्टल वर्क एनवायरनमेंट। टीम वर्क का नाम तो आप सुनते ही हैं, और फास्ट एंड हॉरिजॉन्टल वर्क एनवायरनमेंट, थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर दूं कि हॉरिजॉन्टल वर्क एनवायरनमेंट और वर्टिकल वर्क एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या होता है। वर्टिकल बड़ी डिफाइंड होती है, हायरार्कीज होती है। हॉरिजॉन्टल में ज्यादा टीम वर्क का मौका होता है, मैनेजर्स कम होते हैं, लोग कोऑर्डिनेशन ज्यादा होती है। उसमें टीम वर्क की इंपॉर्टेंस और कैसे उसको किया जाए, इसके ऊपर आज हमारा वेबिनार है। आज आप समझेंगे अंडरस्टैंडिंग द फास्ट एंड हॉरिजॉन्टल वर्क एनवायरनमेंट। नुमान चेक कीजिएगा माइक किसका डिस्टॉर्ट कर रहा है, ताकि उसको प्लीज देख लें। अच्छा, आज के जो दो मोहतरम स्पीकर्स हमारे साथ हैं, पहले स्पीकर हमारे हैं जी हसन अरशद साहब, एचआर हेड एट बेस्टवे पाकिस्तान। Hassan Arshad Saab is currently heading HR at Bestway Group, Pakistan, looking after organization of cements, packaging, rice, consultancy, and foundation. With over 20 years of rich experience in telecom, non-profit organization, healthcare services, and manufacturing sector, Hassan Saab is a trusted advisor to businesses and organizations with an MBA in HR and Fulbright scholarship and various globally recognized certification. Hassan Saab is a highly decorated HR leader. और दूसरे हमारे स्पीकर हैं जमीर अब्बासी साहब, क्लस्टर डायरेक्टर मिलेनियम होटल्स दोहा। Zamir Abbasi Saab is currently heading the HR department of Millennium Hotels in Doha, Qatar. During the last 12 years plus services, he headed corporate HR offices of various hospitality brands globally. He has specializes in HR management, development, leadership development, communication, and public speaking. तो आज का जी इंटरेस्टिंग टॉपिक, टीम वर्क इन फास्ट एंड हॉरिजॉन्टल वर्क एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले मैं हसन साहब को दावत दूंगा कि इस मौजू पे हमें गाइड करें, हमारी ऑडियंस को गाइड करें। ऑडियंस आपको जो पहले हम दोनों स्पीकर से बात सुन लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स आप चैट में भेजते रहिएगा, हम क्वेश्चंस नोट करके आप स्पीकर से क्वेश्चंस कीजिएगा। हसन साहब प्लीज, ओवर टू यू। जी थैंक यू। देखिए, मैं ऐसी टॉक्स कोशिश करता हूँ थोड़ी प्रैक्टिकल और अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर करूं, ताकि वो प्रैक्टिकल बात होगी तो शायद कोई बेनिफिट हो सके। सो माय करियर इनिशियली वाज इन टेलीकॉम सेक्टर एंड देन सीमेंट। मैंने एक साल हेल्थ केयर में भी काम किया हुआ है, और इन द यूनाइटेड स्टेट्स आई वर्क फॉर टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर। तो इन सब की जो आपका टॉपिक है ना, फास्ट पेस्ड, इन सब की पेस डिफरेंट थी, और आई थिंक दैट मेड मी रियलाइज कि जो पेस है आपने उसको किस तरह मैनेज करना है और टीम वर्क किस तरह कम्स इनटू प्ले। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट भी रहता है। मेरे ख्याल में इंडिविजुअल भी होते हैं, वो गिफ्टेड होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, दे मे नॉट हैव been they not lead good team players। तो अच्छी लीडरशिप जो होती है वो जबरदस्ती का टीम वर्क एनफोर्स नहीं कर सकती। इंडिविजुअल्स की रिस्पेक्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और इंडिविजुअल वीकनेसेस को सामने रखते हुए अच्छा लीडर आगे चलाता है। टीम में कॉन्फ्लिक्ट भी तो आ सकता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को अपने हेल्थी तरीके से मेरिट पे डील करना। एट टाइम्स यू हैव टू लेट पीपल नो कि यार मैं जिस टीम वर्क को इनकरेज कर रहा हूँ वो ये नहीं है कि जस्ट बी हैप्पी एंड नाइस एंड गो आउट फॉर लंचेस एंड स्टफ। इट ऑल्सो मीन्स disagreeing, it also means challenging each other, it also means having healthy conflicts, but the way you deal with those conflicts does matter, the way you treat each other in the times of crisis and conflicts does matter। और वो हमेशा, जिस तरह मैं अक्सर अपनी टॉक्स में कहता हूँ, घर का कल्चर घर के पेरेंट्स से आता है, तो टीम का कल्चर उस टीम के मैनेजर या डिपार्टमेंट हेड से आता है। सो regardless of the pace of the organization, a lot comes down to the leadership of that department, of that team, of that company, of that organization, how they build a culture where team not necessarily pleases each other, but business का एक गोल है, हर बिजनेस का एक कोर है, हर बिजनेस की एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, उसमें हर्डल नहीं आनी चाहिए, वेदर एट द कॉस्ट ऑफ टीम वर्क और विदाउट टीम वर्क। हाँ, टीम वर्क से ये जरूर होता है कि किसी एक की अगर वीकनेस है और वो दूसरे की स्ट्रेंथ है, और अगर अच्छी टीम वर्क विदाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड हो रही है, सो ऑटोमेटिकली द बिजनेस गेट्स बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो इनिशियल थॉट्स मेरी ये
और दूसरे स्पीकर जमीर साहब से भी सुन लेते हैं और फिर आई विल कंटिन्यू फिर। थैंक यू सर। जमीर सर प्लीज आप थोड़ा आप माइक ऑन कर लें, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, माइक ऑफ है। तो प्लीज आप इस टॉपिक पे कि टीम वर्क इन फास्ट एंड हॉरिजॉन्टल एनवायरनमेंट आजकल के हवाले से इस पे हम सुनना चाहेंगे, प्लीज। Thank you, Khurram sir, first of all, for inviting me all the way from Qatar. So we are in, you know that we are working with 150 nationalities here, whether it is UAE or Qatar, any Middle East country. Here people are different, their backgrounds are different, their cultures are different, their way of thinking is different, their way of life is different. So हमें उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से करना पड़ता है, जज करना पड़ता है बेसिकली। और ये जो टॉपिक है कि हॉरिजॉन्टल वर्क एनवायरनमेंट, इसमें आजकल बेसिकली the only way out is this. It doesn't mean that vertical work environment is not efficient. At times it also needs to have a vertical, hierarchical impact of the of the roles in the organization. But over the past few years, like if I talk about human resources, it transformed from being an administration department to then personnel department, and then to human resources department, and now it is becoming more of a business partner. So HR business partner, the only department which is business partner, because it is handling the most expensive asset, which is human capital. So basically क्या होता है कि हम जब टीम वर्क में हम काम करते हैं तो हम एक ऐसे कंपटीशन में दाखिल हो जाते हैं which is we are just telling people to compete and win. Okay, उनकी एनालाइज नहीं करते कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी कौन सी स्ट्रेंथ्स किधर यूज हो सकती हैं. Like you know that the old times we used to hear the story of rabbit and turtle, and when the rabbit wins and then everybody is saying slow and steady wins the race. So अगर टीम एनवायरनमेंट में आप यही मिसाल लेके आए हैं तो हमें विन या लूज की तरफ जाने से पहले जब टीम वर्क होता है तो उसमें जो वीक प्लेयर्स होते हैं उनको भी साथ लेके चलना होता है, और जो वीक प्लेयर्स होते हैं उनमें कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं. एंड देन देयर आर सम एफिशिएंट पीपल, probably they are very intelligent but they are not sharp and they are not hardworking. There are some people who are very hardworking but probably they are not intelligent. So उसमें क्या होता है कि हम सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है, उनकी weaknesses and strengths को यूज करके एक टीम गोल अचीव करना होता है. We have to enthuse in them that this is the team goal we have to achieve, and for this everybody has to pull. So basically मेरा यही कहना है कि जब हम हॉरिजॉन्टल वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो हायरार्की हमारे उसमें आती है, क्योंकि when you talk about the leadership styles of leadership, two are more prominent, which are one is autocratic and one is democratic. Now autocratic speaks about what is vertical work environment, and the democratic speaks about what is horizontal. But इसमें ये नहीं है कि आप you pick one and it will fit for all. There are pros and cons for both the style of work model, and you know that the work model consists of a triangle approach, which is attitude, skills and knowledge, which is your ASK. And basically this is the triangular approach, you know, when like the fire chemistry, that the fire exists when there is a oxygen, heat and fuel, and any element you remove the fire will put out. The same way, this triangular competency model, we have to work hand in hand with all the team members, whoever's attitude is not up to the mark. And basically again the same, like if you move the skills part, you can still have a work competency. If you remove the knowledge part, you can still have the competency. But if you remove the behavioral part, then you have to, you know, fight teeth and nail to get the work competency. So in our organizations, basically
especially in ours is a very progressive organization, and they put a very great focus on teamwork, especially on the behaviors of the people. Because skills and knowledge can be taught, but behaviors can't. So basically what we are doing is in our work culture is to put focus, more focus on people's socialization aspect and how they can get together in the work. And of course, as I said, here we are working with different nationalities, and they are coming with different backgrounds, different thoughts, and the team building process starts. So as you know, any team, wherever it is existing, it passes through four, they call it 4 Ings of team building, which is forming, storming, norming, and performing. So every team has to go through it. So we are putting more focus on how to reduce the storming and norming phase in order to get people to perform as soon as they join the team. And for this, we have to work very hard and work heart to heart with the people, and then sometimes we have to forget the hierarchical order of our roles and functions. So this is my initial thoughts about how we can enhance the team environment in a progressive organization. Thank you, Zamir sir. Thank you. Prasan sir, just let's analyze this in a different manner. In any organization, we have leaders, we have outperformers, we have playback singers, and it's a combination. तो कोई भी organization complete जब होती है जहाँ पे सारे एक जैसे लोग नहीं होते. अगर एक जैसे लोग हों तो कभी भी success नहीं होती. You need people with stable minded, you need people with patience, जिनको हम playback singers भी कहते हैं, जो stable होके काम करते हैं. कुछ होते हैं जो leaders होते हैं, वो आगे जाना चाहते हैं, वो आते हैं organization में आते हैं चले जाते हैं. कुछ आउट परफॉर्मेंस होते हैं, तो परसेंटेजेस होती है, हर एक मिलके चलना होता है. इसी के साथ ही पिछले आज से कुछ मेरे ख्याल 1 साल पुरानी बात है, आई वाज डिलीवरिंग द लेक्चर ऑफिस एनवायरनमेंट के ऊपर और हाउ टू हैंडल द न्यू इनकमर्स मिलेनियल्स. उसमें एक बहुत बड़ा इशू था कि जब नई नस्ल आती है, जब नया ब्लड आता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सीनियर्स जो है वो एजी हो जाते हैं. वो उन्हें लगता है कि भाई ये लोग हमें ज्यादा आता है, वो उनको स्पेस नहीं दे रहे होते. समहाउ टेक्निकली जो जूनियर्स आते हैं कभी कभी वो ज्यादा साउंड होते हैं, नई एनर्जी लेकर आते हैं, नई नॉलेज लेकर आते हैं. तो वहां पे टीम वर्क बड़ा, खास तौर पे जो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे रूम ज्यादा होता है. वर्टिकल में तो वैसे ही फिक्स रोल होता है, बहुत ज्यादा आपको जो है ना वो यू आर बाउंड टू डू मेनी थिंग्स. वहां पे इस चीज को कैसे मैनेज करें, स्पेसिफिकली जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में यू नीड पीपल लाइक सम परसेंटेज हु आर स्लो वर्कर्स, हु आर पेशेंट, हु रन द कंपनी, सम लीडर्स जो इनोवेशन लेकर आते हैं, सम आउट परफॉर्मर्स लाते हैं, और एट द सेम टाइम नई जनरेशन न्यू एम्प्लॉयज ओल्ड एम्प्लॉयज के दरमियान में गैप आता है. ऐसे सिचुएशन को टीम वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मैनेज किया जाए? जी देखिए, आपकी पहले तो वो जो बात है वो ठीक है कि गुड मिक्स ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के लिए और थिंकिंग के लिए तो बहुत अच्छा है. यानी कि वो एक जापानीज स्टोरी भी है, शार्क वाली. यू पुट अ शार्क इन अ फिश पॉन्ड एंड दे ऑल सर्वाइव एंड दे स्टे फ्रेश, वरना ये होता था कि वो मर जाती थी जल्दी. सो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में भी गुड मिक्स, यानी चैलेंज करने वाले लोग, जिस तरह आपने कहा प्लेबैक सिंगर्स, टीम वर्क वाले, सोल प्लेयर्स. मैं तो समझता हूँ कि इंट्रोवर्ट्स भी होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. हमने एक एज अ सोसाइटी एक वो बड़ा एक जिसे कहते हैं धब्बा लगाया हुआ है, स्टिग्मा, कि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो लोनर हैं या रूड हैं, या वो अपने आप में रहते हैं, या वो दे डोंट केयर अबाउट पीपल. और हमने ये भी, जितनी भी ऑडियंस आज सुन रही है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखें, कभी भी जज ना करें. हम बड़ी एक हाई कॉन्टेक्ट सोसाइटी बन चुके हैं. हाई कॉन्टेक्ट सोसाइटी वो होती है जो हम लोगों को देख के बगैर उनसे बात किए जज कर लेते हैं कि ये किस तरह का इंसान है, या व्हाट इज ही और शी अप टू. और हाई कंटेंट सोसाइटी जो होती है वो ये होती है कि वो आपके एक्शंस डिटरमिन करते हैं, हु आर यू एंड व्हाट आर यू अप टू. सो हमने इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में हम बड़ा एक वो चर्चा सुनते हैं जी, बड़ा पीपल ओरिएंटेड बंदा है, पीपल सेंट्रिक बंदा है जी, बड़ा पीपल्स पर्सन है. तो वो इट्स गुड, इट्स फाइन, नथिंग अगेंस्ट दैट, बट यू माइट ऑल्सो नीड सम प्लेयर्स हु आर खामोश, हु आर इंटेंस, हु लाइक टू डू फोकस्ड वर्क, हु लाइक टू स्टे विद इन देमसेल्व्स, बिकॉज वो जो इंट्रोवर्जन है वो कुछ स्ट्रेंथ्स के साथ आती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स और अभी अगर सीनियर्स बैठे हैं इस फोरम पे तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट एंड सजेशन है, और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ये देखा कि इफ यू ओनली हैव पीपल्स पर्सन और जो इनकी इंटरपर्सनल बड़ी अच्छी है और हर वक्त फन एंड गेम्स है, honestly the organization will collapse because sometimes you need deep, intense, focused work, and it is very important कि हर किस्म का हेट्रोजेनियस किस्म का मिक्स बनाया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि दे ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर। सो मैंने कई दफा नोट किया मेरी अपनी टीम्स में भी बिजनेस प्रायोरिटीज को सामने रख के एक दूसरे को थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। तो मेरी एज अ लीडर जो पहली प्रायोरिटी होती है वो ये होती है, फर्स्ट आई विल सी हाउ यू आर ट्रीटिंग ईच अदर, फर्स्ट आई विल सी हाउ यू गाइज आर बिहेविंग विद ईच अदर, एंड बिजनेस को तो हम मिलके फिक्स कर ही लेंगे, वो हमने करना ही करना है। सो दैट्स माय हम्बल सजेशन, respect for everyone, respect of differences, respect for introverts and extroverts both, and then the leadership's role in bringing everyone on the table, hearing everyone out, providing some ground rules like respect, empathy, unconditionality, etc. अरशद आकिब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ASK डेवलपमेंट के। अरशद भाई, ओवर टू यू। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, हसन साहब ने, जमीर साहब ने एक्सप्लेन किया कि क्या टीम गोल्स होने चाहिए, लीडरशिप इंपॉर्टेंस है। प्लीज स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। सॉरी आई एम बिट लेट। आई कैन सी कि बहुत सीनियर लोग भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। तो अभी फरहान साहब जो जिनके साथ एक अरसे से हम काम भी कर रहे हैं, सैयद फरहान साहब, उनका हैंड मैंने आप देखा था। फरहान, वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई डिडंट रिकॉग्नाइज कि ये वो फरहान है। Although he is outside Pakistan right now. नहीं, I thought तो मैंने उनका क्वेश्चन लेके, फरहान प्लीज ओपन योर माइक एंड हाँ, आप अपना माइक। No, actually, Assalamualaikum. I'm some other Farhan. I'm not familiar. It's not Farhan Mahmood. It's not Farhan Mahmood. This is Syed Farhan Shakil. Please चले, fine, most welcome। आप फरहान शकील साहब, अब आप माइक ऑन किया तो प्लीज give your input। I own my own business and मुझे बस एक कुछ comment था, observation था या सवाल था। तो since 1996 मैं एक चीज observe कर रहा हूँ, और यहाँ जितने साहिबान हैं वो सुन रहे हैं, मुझे मेरे वालिदैन ने तरबियत हमेशा ये दी थी कि खामोश रहो और काम करो। ये मुझे हसन अरशद साहब की बात बहुत ज्यादा ना दिल पे लगी। खामोश काम करो, खामोशी से करो, एंड लेट योर एक्शंस डू द टॉकिंग एंड स्पीकिंग एंड डेमोन्स्ट्रेट हु यू आर, एंड दैट्स द सेम प्रिंसिपल इन ethos that I applied, that I learned from my father. आजकल के वक्त में मैं सिर्फ नॉन स्टॉप, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बुलशिट टॉकिंग, खासकर सेल्स मार्केटिंग। एवरीवन इज अ सेल्स मार्केटिंग पर्सन। जब आप ग्राउंड रियलिटीज पे आते हैं, टेक्निकलिटीज पे काम करना होता है। मेरी इंजीनियरिंग कंपनी है, मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं। टॉकिंग डजंट गेट मी एनीवेयर। इट्स द इंजीनियर्स हु हैव टू एग्जीक्यूट एंड गेट द वर्क डन। It's the engineers who do the installation. It's the maintenance and service delivery people who do after sales. होता क्या है, सेल्समैन की तरह हम लोग बोलते रहते हैं। ये आजकल आई थिंक सोशल मीडिया ने हमें ज़हनी तौर पे मफलूज बना दिया है। दिस इज माय जस्ट पर्सनल ओपिनियन। सिर्फ बोलने के हम सिर्फ बोलते रहते हैं, अननेसेसरी बोलते रहेंगे, लेकिन जब काम दिखाने का वक्त आता है, क्वालिटी and output is very self-evident. And this is a huge chronic problem I feel that is going to develop and grow and embed in Pakistani society. Everywhere you go, universities, high schools, सबको बोलने का शौक है, सबको अपने को दिखाने का शौक है, बट काम के वक्त जब काम अगर आप किसी को बोलें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो सबसे 90% I challenge they won't be able to make it. I don't know what going on. बिल्कुल सही है, you're 100% right। क्या एक्शंस की जरूरत है, we need more actions। स्टेट के लोग अपने कहते रहते हैं, बट जब टीम वर्क और काम करने का टाइम आता है, जो टीम वर्क के लिए भी काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। अच्छा, मैं कुछ इस तरफ आना चाहूंगा कि व्हेन वी यूज दिस टर्म हॉरिजॉन्टल वर्किंग रिलेशनशिप, तो हम क्या चैलेंजेस इसमें ज्यादातर देखते हैं कि हमें इस मौजू पर बात करने की जरूरत पड़ी है। तो आप सब साहिबान से करेंगे,
तो लेट मी स्टार्ट विद जमीर अब्बासी साहब कि आपने पाकिस्तान में भी काम किया, यूएई में भी किया और आप जाके कतर में बैठे, तो जरा बताएं ना कि व्हाट डिफरेंसेस यू सी, और क्या हम हॉरिजॉन्टल टीम वर्क से जान छुड़ा सकते हैं? जमीर, आपका माइक ऑफ है, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। All right. अर्शद, वेलकम। मैं ये कहूँगा कि बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है फॉर द लास्ट 2 decades वर्किंग विद ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिफरेंट GCC कंट्रीज, तो मेरा यही है कि we should have a mix of vertical and horizontal framework because you cannot be without hierarchy. Again, the top leadership, आप उनको एक, you have to keep in power. And sometimes, what happens is leader becomes extremely flexible, and वो उस जुनून में कि जी मैं I am a leading from front and all that stuff, उसमें वो भूल जाता है कि उसका रोल क्या है। तो बेसिकली उसमें फिर क्या होता है कि every team member he becomes the leader, he thinks he is the leader, वो फिर वो जो leadership prevail नहीं कर पाता। So what is the need of the time is basically first to analyze. इसीलिए जो job analysis होती हैं, हर किसी जो भी jobs होती हैं उनकी analysis होती है, वो बहुत जरूरी होती है to analyze what kind of strengths and weaknesses that particular team member is having. So जब आप analyze कर लेते हैं तो फिर आप उन skills को, उन capabilities को use कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ work environment में क्या होता है कि जैसे बहुत सारी लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी होता है, फिर स्टिल वी कैन नॉट गो आउट ऑफ द। सर आपका माइक ऑफ हो गया जी। आई थिंक माय म्यूट। हालांकि इस तरह के मसाइल तो पाकिस्तान में आजकल हो रहे हैं, सियासतदानों को आपका माइक कौन बंद कर रहा है? ऐसा ही लगता है कुछ। आजकल ओवरसीज भी हो चुका है ये चीज। अच्छा, मैं जानता हूँ आप किसको फॉलो करते हैं पॉलिटिकल, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। देयर आर नो बाउंड्रीज, सो आई बेटर डू अ प्रेस एंड इट्स। अच्छा, थैंक यू जमीर साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। अच्छा हसन राशिद, आप आर यू विद अस? मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके यही क्वेश्चन आपसे दोबारा करना चाह रहा हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को और सहूलत हो जाए। देखिए, हॉरिजॉन्टल जो वर्किंग रिलेशन है, ये तो अब हमारी मजबूरी है। टेक एनी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ IT, फाइनेंस, सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो कुछ और तरह के मिसाल। तो अब ये हायरार्की तो इसमें लिमिटेड ही होगी ना, बाकी तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, वरना तो फिर हम चल नहीं सकते। तो हाउ यू डिफाइन द इशू, वेयर इज द बैलेंस पॉइंट? देखिए, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। इसमें एक चीज बड़ी जानना जरूरी है कि ह्यूमन नेचर जो है ना, वो जी जी, अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो जहां से ह्यूमन रेस शुरू हुई थी, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और जिसे कहते हैं ना, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था, जो सबसे अच्छा शिकार करता था, जो सबसे ज्यादा पावर रखता था फिजिकली एंड मेंटली। तो अगर हम वही एनालॉजीज यूज करें, वो आज भी बड़ी रेलेवेंट है। तो ये कहने को तो बड़ी एक अच्छी बात है कि द टीम शुड सपोर्ट ईच अदर। लेट्स से मेरे पास 3-4 लोग हैं जो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इफ आई एम नॉट इन माय ऑफिस एंड इफ आई एम नॉट सीइंग देम, हाउ डू दे ट्रीट ईच अदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कल्चर जो मैंने ही डेवलप करना है, और उनको मैंने, जिसे कहते हैं ना, स्टिक एंड कैरेट, कमांड एंड कंट्रोल के तहत उनको ये मैसेज देना है कि यार, अगर रिस्पेक्ट ना की तो टेक्निकली तुम जितने मर्जी साउंड हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टली रिलेशनशिप्स में जो पावर की जो हंगर है ना, वो रहेगी। आप जितना मर्जी उसको हम ग्लैमराइज कर दें, they will always, because see, one of them has to become my successors. Okay. So that means, and everybody wants a good life. So everybody wants to become the next, let's say, head of sales or head of HR or head of IT. तो उनमें ये एक दूसरे को कहीं सपोर्ट करके वो ये भी तो नहीं अखज़ कर लेंगे कि यार, अगर मैं उसको सपोर्ट ना करूं, I become more relevant.
ये आप याद रखें, वसीम अकरम और वकार यूनुस बहुत बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन वो प्रोफेशनली बहुत बड़े राइवल थे, ठीक है। और समटाइम्स दैट राइवलरी वाज बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड समटाइम्स इट वाजंट। तो इसलिए जो ऊपर जो लीडर बैठा होता है उसकी जॉब है, उसने ये बताना है कि हु विल आई चूज टू बिकम द नेक्स्ट लीडर ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन is not only your technical skills but also your behavior and attitude with each other. Otherwise वो जो natural human instinct of power है वो रहेगा और वो हमेशा रहेगा। ओके, थैंक यू। अच्छा खुर्रम साहब, आप यही क्वेश्चन आपसे है, बट लेट मी ऐड सम मोर स्पाइस टू लर्न फ्रॉम यू। हम कहा यह जाता है जब जहां हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप हो वहां जरूरी है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे से कोऑपरेशन का कल्चर हो। वन सेकंड, ये कहा जाता है कि अगर रोल क्लैरिटी है तो बहुत आसान है कि किसके साथ हमें किस तरह से कौन सा काम किस वक्त लेना है और रिलेशनशिप में सहूलत होती है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ठीक है, एक चीज जो हसन साहब ने काफी ज्यादा फोकस किया कि लीडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंट और ज्यादा उसमें करूंगा कि लीडर तो इंपॉर्टेंट है, बट हर ऑर्गेनाइजेशन में जो रोल लोगों का मौजूद है, जैसे टैग टीम रेस होती है ना, हर एक की ये पजल होता है, तो हर एक की कोई ना कोई जगह होती है, हर इंसान इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई ऐसी लीडरशिप है जहां उन्होंने एक ही काम के लिए दो लोग रखे हुए हैं कि वो ऐसे राइवल्स हैं कि वो एक दूसरे के काम में रोड़े अटका रहे हैं, तो इसका मतलब है तो बेसिक फॉल्ट है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। अदरवाइज एक ही रेपिटेशन अगर किसी के काम में है और वो इस तरह आपस में हर्डल आ रहा है या फ्रिक्शन आ रही है, इसका मतलब है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रक्चर के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स, राइवलरी तो बड़े कॉमन चीज है, कोई भी काम करने इट्स वेरी वेरी नेचुरल, ह्यूमंस है, राइवलरी तो होती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस चीज को कि काम पे फोकस करना, अच्छा प्रोफेशनल अच्छा इंसान वही होता है जो ये एश्योर करे कि काम मुकम्मल होना चाहिए। लीडरशिप स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर ठीक बना हुआ हो, उसमें लोगों को काम करने की जगह हो। अगर वो लोगों इस तरह कोई जगह नहीं है कि उन्होंने एक दूसरे की टांगे खींच के आगे आना है, इसका मतलब है उस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, उनको जरूरत है कि कोई ऐसा काम करे। बट एट द सेम टाइम जब एज ए पर्सन मतलब लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डिस्कस है, बट यहाँ टीम वर्क की बात करें, लीडर ने तो स्ट्रक्ट करना है या उसको लीड करके लेके चलना है। हम आपस के साथ बात करें हॉरिजॉन्टल एनवायरनमेंट में खासतौर पे कि सब बराबर, एक हॉरिजॉन्टल को फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो फ्लैट में एक ही प्लेग्राउंड है, उसमें आप भी मौजूद हैं और आपको जब 11 की फुटबॉल की टीम होती है उसमें 11 के 11 का रोल होता है। एट टाइम्स ये बड़ा फेमस डिस्प्यूट आता है कि जी उसने उसको पास दिया, उसने उसको गोल नहीं दिया। पिछले दिनों में सुन रहा था रोनाल्डो ने इस चीज का डिक्लेयर किया था कि जी उसका जो पहला जिस मैच की वजह से वो टीम में सेलेक्ट हुआ था, उसके दोस्त ने खुद उसको पास देके आगे कर दिया था, इसलिए कि वो समझता था कि उससे बेहतर है। तो ये जो अप्रोच है ना कि कौन किस चीज में बेहतर है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टीम वर्क के लिए जरूरी है वो वर्क है। वर्क टीम तो पहले है ना, उसके साथ वर्क जो है कि वर्क को आपने कंप्लीट करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि हर जहां पे जो जो सेगमेंट जिस तरह काम करना है उसको रूम दे काम करने का, उसको मौका दे काम करने का, उसकी सपोर्ट करें। आगे एक्सेल करना है, सो बिस्मिल्लाह, हर इंसान ने एक्सेल करना होता है, अपने किसी कोलीग की वजह से पीछे नहीं रहना चाहिए आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है कि अपने अपने काम को करते रहें, एक दूसरे का साथ करें। इसलिए कि अगर एक किसी का काम आपने एक प्रोजेक्ट टीम है, हम 5 बंदे काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, मैं अपनी काम में जितना भी एक्सेल हूं, अगर एक प्रोजेक्ट का चीज रह जाएगी ना तो प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरी है, लीडर का काम तो है, लीडर तो चले कर ही रहा है, बट एज ए साथी, एज ए टीम वर्क की बात करें। और ये बहुत बड़ा स्किल और बहुत बड़ा एक आप कह लें कि एक फेदर इन दी कैप होता है कि जी आप अच्छे टीम वर्क है, आपको आता है लोगों को साथ लेके चलना, लोगों की कमी के साथ लेके चलना। वरना मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ एश्योर करते हैं कि जी लोगों की गलतियां आगे हैं। एक जगह होता है जहाँ काम कंप्लीट करने के लिए एश्योर किया जाता है कि वो आपको साथ लेके चले, इसलिए कि काम टाइम पे कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप अपनी चीज का क्रेडिट लेंगे ना, अदरवाइज आप शिकायतें करते रह जाएंगे। तो ये कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाँ चले। जी बिल्कुल। महा का क्वेश्चन भी यही है कि इस स्ट्रेसफुल माहौल में लोग तो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, तो हम किस तरह से वर्किंग रिलेशनशिप को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं? तो मुजाहिद साहब आप इस पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? मोहम्मद मुजाहिद साहब, जी मुजाहिद माइक ऑफ है, आपका माइक ऑन कर लें प्लीज। उन्हें हमारी आवाज जा रही है लेकिन आवाज जा रही है, माइक ऑफ है, मैंने रिक्वेस्ट की उनको अनम्यूट करने की। सर आपका माइक ऑफ है, अगर अनम्यूट कर लें प्लीज।
ओके, हम दोबारा इस जी तरफ जी, हो आते गया हैं। हो गया, ऑन हो गया, ऑन हो गया। हाँ जी। जी जी मुझे सर। क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेसफुल माहौल है, लोग एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, तो हॉरिजेंटल वर्किंग रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव होगी? आपकी आवाज सर नहीं आ रही। जी जी जी, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जी, माय क्वेश्चन ये है, वहां हमारे साथ हैं ऑनलाइन, वो ये कह रही हैं कि स्ट्रेसफुल माहौल है जी जी ऑफिसेस के अंदर, लोग एक जी। दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, तो हम फ्रेंडली या वर्किंग रिलेशनशिप कैसे डेवलप करें? सर इस पे जो है ना, ऑब्वियसली लीडर का रोल ही है ज्यादा तो, लेकिन ऑब्वियसली सबका Okay. एज ए पीयर भी है, बिकॉज अभी जो लेटेस्ट मतलब जो एक बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट है दैट इज पीयर लर्निंग, तो उसमें से जो छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, मे बी जैसे अभी वी जस्ट हैड जलेबी मीटिंग, उसमें ये होता है कि जी किसी को खुशी मिली, छोटी सी को खुशी मिली, तो वी कैन हैव यू नो, एक कस्टमर जो है वो जलेबी और समोसे मंगा लेता है, यू नो जी। और सुबह जैसे अब हम आते हैं तो हम सुबह आते साथ वीकेंड के बाद, फॉर एग्जांपल ऑन मंडेज 10-15 मिनट को अपनी बताता है कि जी मैं वहाँ वीकेंड पे मैं यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया, या वीकेंड पे उसने बच्चों के साथ क्या किया। सो ये जो छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैं जो आप सही। जो बेसिकली आपको दिल खोलने का मौका देते हैं ऑफिस स्पेस के अंदर, जो कि बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि जब मंडे मॉर्निंग को आए हैं और टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो जो होता है सर, उससे जो बैरियर्स होते हैं अमंग द कस्टमर्स, अमंग द पीयर्स, वो कम होते हैं। और उसी के अंदर कई दफा जब लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं तो वो कैथार्सिस भी होता है, और उसमें कई दफा लोग दूसरों की प्रॉब्लम में अपना सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। सो आई थिंक दीज एक आई थिंक हार्मनी क्रिएट करने की जरूरत होती है, बिकॉज हम जिस टाइम में है इसमें डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर बहुत ज्यादा है। सो और ऑब्वियसली इट्स अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड एज वेल। तो ये यू नो एक एक लम्हा जो है वो इम्पोर्टेंट है। छोटे जैसे कि आप सब लोग बहुत सही कह रहे हैं कि जो बिहेवियर्स हैं यू नो इन पे काफी काम करने की जरूरत है। एटीट्यूड तो सब सुबह जब ऑफिस आते हैं तो कुछ ना कुछ क्लियर होता है कि जी हमने काम करना है, लेकिन वो एक वर्क इन्वायरमेंट जो है ना उसको क्रिएट करने की जरूरत है, एंड दिस कैन बी डन विद स्मॉल एक्ट्स। इसके लिए आपको विद स्मॉल काइंड एक्ट्स। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने हमें नुक्ता बताया। अब्दुल गफ्फार सर, प्लीज सेंड योर कमेंट और क्वेश्चन इन दी क्या है ये जो चैट बॉक्स है उसमें हम कर सकेंगे। I just want to add a comment on this particular question. श्योर श्योर, गो अहेड। एक बात याद रखिएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर एक और भी आया कि टीम वर्क कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और ब्लेमिंग कल्चर होता है, बहुत अच्छी ये होता है, ये कुमार साहब का क्वेश्चन जी नेचुरल है। और ये जो पहले वाला क्वेश्चन दोनों का मिला के जवाब दूंगा, ये बड़ा नेचुरल है, ह्यूमंस है, ये चीजें होती हैं। अभी सैयद फरहान साहब ने ये भी कहा कि इस्लामिक हम वेस्टर्न मॉडल की बजाय इस्लामिक मॉडल लें, बिल्कुल इस्लामिक मॉडल ही लेना चाहिए, और वेस्टर्न ने भी इस्लामिक मॉडल से ही चीजें सीखी है। देखें एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी ऐसे कल्चर में मौजूद हैं तो ज्यादातर ब्लेमिंग या लेग पुलिंग या राइवलरी क्यों होती है? आगे जाने के लिए, ठीक है, आगे जाने के लिए, ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, इंसेंटिव हासिल करने के लिए। याद रखिएगा कि सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव जब भी अचीव होता है, या लीडर जो है वो तो लीडर है ना, उसके बाद उसकी जिंदगी भर तो रहना नहीं है या टेन्योर रहना नहीं है, उसने आगे चले जाना है, किसी और को लीडर बन जाना है। तो अपने अंदर ना लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करें, वही इंसान प्रमोट होता है जो मैन पावर को, टीम को हैंडल करने की सिचुएशन होता है। तो वाइल यू आर अ कॉलीग, वाइल आप जो एक टीम में हैं जिसका लीडर कोई और है और आपके साथ हॉरिजॉन्टल फ्लैट एनवायरनमेंट में लोग काम कर रहे हैं, आप उसी वक्त टेक ओवर कर सकेंगे जब आप बाकी लोगों का ख्याल रख के चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ताकि आपकी कैपेबिलिटी नजर आएगी। ऑर्गेनाइजेशनल एंटरप्रेन्योर्स यही देखते हैं कि कौन ऐसा टीम में है कि अगर लीडर को रिप्लेस करना हो या हायरार्की बनानी हो, जिसको हम सक्सेशन प्लानिंग भी कहते हैं, कि कौन ऐसा है जो टीम को लेके चल सकता है। तो आप एज ए इंडिविजुअल, कोई क्या कर रहा है उसको करने दें, आप ऐसे इंडिविजुअल लोगों को साथ लेके चलें, कॉन्फ्लिक्ट से मत आए। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहा है मुस्कुराएं। आज ही मैं भी क्लिप सुन रहा था कि कभी भी कोई आपसे बदतमीजी करे, कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो, 12 मिनट का इंतजार कर लें, उसको नेक्स्ट डे जवाब दें, नेक्स्ट डे ना भी जवाब दें। ह्यूमन साइकी कहती है कि ये 12 मिनट में चीजें डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है, आपका गुस्सा खत्म हो जाता है। तो कोई क्या कर रहा है, आप फोकस करें गोल पे कि यू हैव टू बी अ लीडर। आप जब भी लीडर बनेंगे जब आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। आप अच्छे बन जाए, लोगों को करने दें, वो खुद ही जल्द आपस में लड़ मड़ के मर जाएंगे, आप आगे चले जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, असलम साहब का है क्वेश्चन के कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करें। आई थिंक इफ यू लिस्ट व्हाट द स्पीकर्स आर सेइंग तो आपके पास अच्छे खासे सॉल्यूशन जमा हो जाएंगे। हम थोड़ा टेक्निकली और आगे बढ़ते हैं।
कि ये जो हॉरिजेंटल, हम जरा जेनेरिक एथिकल गुफ्तगू के साथ थोड़ा टेक्निकल भी, क्योंकि लोगों को जाहिर है सिस्टम चलाना होता है, तो हम उसके लिए कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। हसन रफीक साहब, आई विल वी रिक्वेस्ट यू टू अपने आप को जरा अनम्यूट करें, तो वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे इसको हम देखते हैं कि ये तो हमारी एजम्पशन है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी हॉरिजेंटल हो गई हैं बाय द विर्च्यू ऑफ टास्क और बाय द विर्च्यू ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। अब हम उसको बहुत ज्यादा हायरार्किकल नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें भी एक्सपर्ट्स की राय ये होती है कि फिर आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसके अपने कुछ बेनिफिट्स और नुकसानात होते हैं। तो हॉरिजेंटल में तो हम आ गए, अब उसमें ये बताइए कि कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि वो लोगों के लिए रोल क्लैरिटी लेके आए और उन्हें मोटिवेट रखे। इज द HR, इज द लाइन मैनेजर और इज द CEO? हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट टू डू? देखिए, इवेंचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज की तो CEO के पास है, ठीक है। ओके, HR is a department just like any other function like marketing or sales or admin. HR is also a tool used by the CEO to drive his her agenda. देख लें HR वाले नाराज हो जाएंगे अगर आप उन्हें टूल कहेंगे, तो वो तो कहते हैं कि वी आर एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो शक्ति होते हैं। नहीं कहूंगा, मैं एवरीथिंग नहीं कहूंगा। आई एम नॉट बिगर देन माय CEO. I report to him, ठीक है। It is someone's business. It is their strategy and HR strategy is part of the corporate strategy. So मैं कभी भी फैंसी वर्ड्स नहीं यूज करूंगा कि मैं ड्राइव करूंगा कंपनी को। हाँ, मैं उस कंपनी को जो ड्राइव कर रहा है, मैं उसको उस ड्राइव करने में अपना रोल जरूर प्ले करूंगा। ग्रेट। So coming back, it's a shared responsibility. Yes, HR has to be a catalyst. It has to be on the forefront. It has to be an advisor, and जिसे कहते हैं ना, a conscious to the organization. देखिए, एक वो हार्वर्ड की रिसर्च थी बड़ी जबरदस्त, और आई वुड सजेस्ट आप लोग भी पढ़ें। इफ आई कैन फाइंड दैट आर्टिकल, मैं लिंक भी भेजूंगा। CHROs और CEOs को स्टडी किया गया था। ये दोनों जो है ना कंपनी का सोचते हैं, जो बाकी जो चीफ्स थे वो अपने डिपार्टमेंट का सोचते हैं। सो ये भी एक बड़ी यूनिक चीज है जो CHROs को स्टैंड आउट करती है, कि उसने अपने HR डिपार्टमेंट का नहीं सोचना, उसने कंपनी के लिए सोचना है। सो वो कुछ थिंकिंग पैटर्न्स को एनालाइज किया गया था। सो इसलिए HR डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, हम पे एक यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम पे है, और हमने ऑर्गेनाइजेशन को अपना ट्रूएस्ट फीडबैक देना है कि जनाब इस डिसीजन को लेने से हम ये रिस्क देखते हैं। जिस तरह अभी सर ने भी कहा, मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स, तो मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स के ऊपर जो अगर किसी भी डिसीजन का इम्पैक्ट आ जाएगा, तो HR को ये रियलाइज कराना, जिसे कहते हैं रिस्क और फ्लैग रेज करना, वो हमारा काम है। एट टाइम्स वी हैव टू बी एट द बैक फुट, एट टाइम्स वी हैव टू बी एट द फ्रंट फुट। सो HR, CEO और लाइन मैनेजमेंट तीनों ने कल्चर को डेवलप करना है। एक का रोल कैटलिस्ट का है, एक का रोल एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, और एक का रोल है एग्जीक्यूशन का। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगेन प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। हमने सर वो छोटे छोटे से इस तरह के एप्रिसिएशन कार्ड्स बनाए, बड़े खूबसूरत, हमने रिबन्स में पैक किए, लाइन मैनेजर्स को भेजे कि जी आप अपनी टीम को डे टू डे परफॉर्मेंस पे लिख के दे सकते हैं। रिटन कार्ड हैज अ लॉट ऑफ पावर। तो मैं और बहुत से लोगों ने यूज किए। मैं एक बड़ी मेरी उनसे दोस्ती है, मैं उनके ऑफिस गया तो उसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई थी। अच्छा, आई कैंट फोर्स हिम टू यूज इट। मैंने उनसे गपशप के अंदाज में पूछा, क्या उनको वैल्यू नहीं नजर आ रही, क्या उनके पास टाइम नहीं है? आई कैंट फोर्स द चेंज टू हैपन, आई कैन प्रोवाइड अ टूल। और फिर मुझे याद है उसके बाद बड़े अरसे बाद में दोबारा गया तो कहते हैं, यार हसन, मैंने कुछ टाइम निकाल के अपने कुछ लोगों को दिए हैं ये अप्रिसिएशन कार्ड। तो को हेयर आउट करना भी बड़ा जरूरी है लोगों। वेरी नाइस, थैंक यू। जमीर साहब, आपका क्या रिस्पॉन्स है टू दिस क्वेश्चन? हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट टू डू? आपका माइक ऑफ है। Yeah, responsibility lies for sure on the top
top management. और Okay. उसमें ये होता है, लेकिन there are processes which we need to strengthen. और उसमें ये होता है कि सबसे important जो होता है ना, जो basically it is very simple and important. Employee को on daily basis, any level of employee, he needs to know how he is performing. Is getting ahead or is getting back. So basically ये आपको कहाँ से आएगा? इसमें processes को strengthen करना बहुत जरूरी है. And the biggest is the performance reviews. So हमारे क्या होता है कि performance reviews में क्या होता है कि वो बिल्कुल conventional type के performance reviews होते हैं. Even we so-called leaders, we assign them to the supervisors, line supervisors or line managers कि यार इसका बैठ के review कर लो and then get me back the form and things. This is basically counterproductive. जब तक आप carefully performance reviews नहीं करेंगे, जो good performers हैं और key performers हैं, उनको नहीं पता होगा कि they are key performers and they are weak performers and they have their gray area. If they will not be highlighted, then what will happen कि वो चलता रहेगा निजाम और हर कोई भागता रहेगा और जो key performer है, one day he will think कि why I should work so hard because next to me is the person taking the same benefits and same appreciation and same feedback. There is no much difference, and why I should work hard. So हर कोई ये नहीं सोचता है कि मैं work hard करूँगा तो I'll get ahead or I'll get next level. तो ये बहुत ही जरूरी है ये प्रोसेस जो है. एंड नॉर्मली हमने लेटली एक प्रोसेस मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यूज दे आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड इवन बाय द लाइन मैनेजर्स. सो हमने क्या किया कि हमने एक होता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सैंडविच फीडबैक सिस्टम. उसमें ये होता है कि जो आपके HR मैनेजमेंट में यूज होता है एक्रोनाइम पैक, praise, appraise and praise. Okay, तो इसकी राउंड उसको वर्कआउट किया और तमाम जो मैनेजर्स थे ना उनको इंथ्यूज किया कि यू हैव टू हैव द डेली फीडबैक और वीकली फीडबैक और मंथली फीडबैक. एंड वो ऑल जो एरर्स होती हैं ना, जो रिसेंसी एरर होती है, हालो इफेक्ट होता है, एंड ऑल जो परफॉर्मेंस रिव्यूज में जो एरर होती हैं उन पे वर्कआउट किया हमने कि कैसे उनको हम जो है ना रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोसेस. और हमने थोड़ा सा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन किया. अब उसमें क्या होता है कि टीम की कैपेबिलिटीज हाई होती हैं. जब कोई अच्छा काम कर रहा है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, देन ही गेट्स मोटिवेटेड. एंड अगर कोई किसी का काम कोई अच्छा नहीं है, इज नॉट अप टू द मार्क, तो यू जस्ट एक्सप्लेन टू हिम एंड डिस्कस विद हिम द वे फॉरवर्ड, एंड दैट पर्सन is one day come in the cycle of competition. So इसमें मेरे ख्याल में ये प्रोसेस, कुछ प्रोसेसेस हैं, ये भी हैं, हायरिंग का प्रोसेस भी है, वो भी बहुत जरूरी है कि राइट टैलेंट. तो ये कपल ऑफ प्रोसेसेस जो हैं उनको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर टीम वर्क हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली व्हाटसोएवर. बहुत शुक्रिया. आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? नहीं, इट्स ओके, इट्स कंप्लीट. बड़ा एक जो और जी आपका मुजाहिद साहब, ये कि आपकी वॉइस नहीं तक आ रही. जी सर, अब आ रही है सर? अब आ रही. सर इन्होंने जो अभी साहब सर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया जो कि हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं, बट परफॉर्मेंस अप्रेजल मस्ट बी डन, जैसे हमारे वो इलेक्शन को कहते हैं ना, साफ शफाफ, और वो होने चाहिए, बिल्कुल उसी तरह होने चाहिए. बिकॉज उससे आप जो है ना डिफ्रेंशिएट करते हो एम्प्लॉइज और डिसएंगेज एम्प्लॉइज कौन से हो जाते हैं. वो किसी भी इदारे के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट होती है. सो एट एनी पॉइंट इन टाइम वो जो डिसएंगेजमेंट है एम्प्लॉय की, वो हमें कम से कम करनी चाहिए. और उसका जो बेहतरीन हल है वो बिल्कुल सही है कि अप्रेजल्स जो हैं, आई मीन आप तो लोग 6 मंथ्स की तरफ आ गए हैं, एनुअल अप्रेजल से निकल के आगे 6 मंथ्स की तरफ आ गए हैं. तो वो आए बिकॉज वैसे भी जब रब कहता है कि मैंने लक़द खलक़ना इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने इसको बेहतरीन पे पैदा किया. सो अगर हम अपना इकोसिस्टम जो है उसको ट्रांसपेरेंट बना लें
तो हमारी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी जो आज के वक्त की रिक्वायरमेंट है वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब्दुल गफ्फार साहब ने अपना कमेंट दिया है जो हम मिस माहा के क्वेश्चन में कर रहे थे, तो ही हैज एडेड कि अगर सीनियर्स ओन कर लें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और एनवायरनमेंट को, तो हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और ज्यादा हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। माय अनदर क्वेश्चन, हसन, मैं आपसे अगेन जहमत दूंगा कि लेट्स प्लीज फर्स्ट यू विल रिस्पॉन्ड एंड लीड अस इन दिस डिस्कशन। अभी हमारे फरहान साहब ने भी इसको मेंशन किया कि जी अगर हम वेस्टर्न की बजाय रसूल सल्लम के मॉडल की तरफ चले जाएं तो हमारे लिए ज्यादा सूल है। तो इसमें तो खैर शक नहीं है कि आप सल्लम की पैरवी में तो दुनिया आखिरत दोनों ही कामयाबी हमें मिलती हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बेसिकली एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट और HR प्रोफेशनल जो हमारा बनता है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हमें जरूरत होती है सिस्टम की, और वो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस के जो कन्वेंशनल हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन और चीजों को लेके चलते हैं, फिर डिपार्टमेंट रोल आता है, और दूसरा है एथिकल, जहां वो रसूल सल्लम की जाते ग्रामी की तरफ इशारा किया गया। तो प्लीज गाइड अस, एथिकल वर्सेस सिस्टम, कहाँ बैलेंस पॉइंट है? क्योंकि एथिकल तो फिर अल्लाह का मामला हो जाता है, बंदे और अल्लाह का मामला, जबकि ऑर्गेनाइजेशन चलेगी सिस्टम पे। तो आई थिंक थोड़ा अरशद साहब ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मेरी तरफ थ्रो कर दिया है, लेकिन कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्ड करने की। अब आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये अवेयरनेस आना शुरू होगी, और मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं जाहिर है उनसे भी हम इस पे आई थिंक पूछना चाहिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आप कुछ ऐसे सिस्टम लगा दें तो शॉर्ट टर्म गेन्स तो हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है कि आपके सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप्ड ही एथिकली हुए हैं। तो सिस्टम्स कैन बी वेरी एथिकल। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी हमने रिक्रूटमेंट करनी है और हमारे पास एक पोजीशन है। अगर मैं कहूँ जी मुझे ऑलरेडी एक बंदा पता है जो उस पर आके बड़ा अच्छा काम कर सकता है, आई एम नॉट बीइंग अनएथिकल, बट आई एम जस्ट इंश्योरिंग अ क्विक वे ऑफ रिक्रूटिंग। ऑन द अदर हैंड मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने पोजीशन एडवर्टाइज करनी है और एक हमारा प्रोसेस है और एक सिस्टम है, हम 6 इंटरव्यूज करेंगे, 4 बंदे आखिर में जाएंगे और फिर हम उसमें से फैसला करेंगे। दैट इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। लेकिन ये दोनों जो प्रोसेसेस थे वो एथिकल थे। What we do not see in this is the intent and the niyat of the person sitting behind these two decisions. और वो आपकी बात ठीक थी कि एथिक्स जो है वो लार्जली इंसान और ऑलमाइटी के बीच में है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ रियलाइज कर रही हैं कि देखिए रेपुटेशन ट्रेवल्स फास्टर देन द लाइट। सही। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी ये मैं बड़ा कंसर्न हूँ, लिंक्डइन का जमाना है, हम कोई हमारी कंपनी की कोई पोस्ट लगाएं, हम अपनी कोई थोड़ा सा मार्का मारें, कोई ट्रेनिंग करा दी, कोई बात कर, नीचे लोग बड़ी बात लिख जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और अंडरस्टैंड करें आर वी एक्चुअली डूइंग थिंग्स व्हिच आर एथिकल, सो दैट कल कला को हम किसी का कमेंट डिलीट करें या उसे रिस्पॉन्ड करें तो हम इस पोजीशन में हो अपने आप से पूछने की कि यार नहीं, हमने तो ठीक किया, ये बंदा हम पे गलत एक्यूजेशन लगा रहा है। सो दोज एथिक्स हैव टू बी द वेरी फाउंडेशन एंड DNA ऑफ द सिस्टम्स दैट यू क्रिएट। सही, थैंक यू। जमीर साहब, आप इस मौजू को कैसे एड्रेस करते हैं? पहले प्लीज अपने को अनम्यूट करें। Yes. All right. So basically, it's a difficult question क्योंकि इसके जो आप बात कर रहे हैं कि the top leadership रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप थी, उसका तो मुकाबला है ही नहीं। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम्स क्या है कि हमने पढ़ा कुछ और है और हम फॉलो कुछ और करते हैं। ओके, पढ़ा हमने, for instance somebody got educated from West and then he comes back and हम आप
हम कहें कि जी अब वो लीडरशिप फॉलो करें, तो उसने ऑलरेडी इतना ट्रेवल कर लिया है दूर कि वो इस लीडरशिप जो कि वेरी सिंपल और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, इस पे नहीं आएगा और वो इसको समझ नहीं आएगी, या आएगी भी तो बहुत देर से आएगी। अब जैसे हम देखें कि टीम वर्क एक ऐसा फिलॉसफी है कि अगर आप बहुत दूर ना जाएं, इवन ह्यूमन क्रिएशन पे ही आप देख लें कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर ऑर्गन पैदा किया है टू वर्क एज अ टीम। ओके, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टीम प्लेयर्स हैं, कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम आर इक्वली उसमें उनकी एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। जैसे ब्रेन है, उसका फंक्शन अपना एक है, हार्ट का अपना फंक्शन है, बट ऑन द अदर साइड किडनी हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। और ये सब ऑर्गन जब मिलके काम करते हैं तो ही इंसान का बॉडी चलती है और वो जिंदा रहता है। अगर हम इसी लिहाज से हम देखें जो हमारा वर्क मॉडल्स हैं, उसमें यही है कि बेसिकली इन चीजों को एथिकली इंथ्यूज करना होता है। और एथिकली इंथ्यूज में हम कभी कभी कहते हैं कि लोगों को ट्रेन करो। ओके, यू कैन ट्रेन देम ऑन स्किल्स एंड नॉलेज, बट बिहेवियर्स कैंट बी ट्रेन वेरी इजीली। सो उनको क्या करना होगा, आप हार्ट टू हार्ट उनके साथ डिस्कशन करनी होगी, जिसको आम फैम जुबान में कोचिंग कहते हैं। तो कोचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ज्यादा फोकस हम ट्रेनिंग पे देते हैं, लेकिन आप अंदाजा करें कि जो परफॉर्मिंग टीम्स होती हैं, बेसिकली दे आर परफॉर्मिंग आउट ऑफ द कोचिंग। आप देखें कई फुटबॉल टीम्स हैं जिनके प्लेयर्स दे आर नॉट वेरी स्किलफुल, बट बिकॉज ऑफ देयर लीडरशिप एंड देयर कोचिंग दे बिकम सक्सेसफुल। तो इसमें यह है कि हमें इंफ्यूज करना होगा ये वैल्यूज जो हमारी लॉस्ट वैल्यूज हैं अपने यंग लोगों में, कि उन वैल्यू के साथ कनेक्ट हो जाएं। देन you can analyze them on whatever knowledge and skills you have attained, or whatever आपका जो educational background है, आपने किधर से भी दुनिया के top class institution से आपने education ली है and you are proud of it, but come back to the roots to see where it started, and basically leadership तो start ही उधर से हुई थी। leadership concept तो start ही 1400 years back हुए थे, जब रसूलुल्लाह ने एक छोटी सी रियासत को बना के और पूरी दुनिया को फतह कर लिया था, 2 सुपर पावर्स को कनकर कर लिया था। तो कनकर नॉट इन अ वे दैट दे डिड इट विद द स्वॉर्ड, बट दे डिड इट विद देयर बेसिकली इंगेज करके लोगों को। तो इस तरह से ये चीजें हमने इंट्रोड्यूस करनी है, ये वैल्यूज अपने यंग जनरेशन के साथ। तो देन ओनली वी कैन वर्क टुगेदर विद देम। अदरवाइज क्या होगा कि गैप बहुत ज्यादा होगा। देयर थिंकिंग पैराडाइम्स आर डिफरेंट, आर थिंकिंग पैराडाइम्स आर ओल्ड स्कूल, एंड they are now on social media and chat GPT and I don't know what. They are getting information from whatever source which we didn't imagine about it. So हमें क्या करना है कि अलाइन करना है और इन चीजों को इन्फ्यूज करना है उनके अंदर। और उसके लिए सिर्फ कोचिंग चाहिए। I don't think if you organize trainings and all that stuff, it could be like achievable. सही, thank you. Karam साहब, would you like to add some point? आप अनम्यूट हैं प्लीज, अनम्यूट करें अपने आप। यस, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट और रोल्स का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने दिया था। वरना इवन जब जंगें होती थी, इवन इस्लाम के स्टार्ट जब इस्लाम आया और स्टार्ट में जंगें हुई, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर माल जो उसको क्या कहते हैं, जो माल जो होता था माले गनीमत और उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आया, रोल्स डिफाइन हुए ताकि एक सिस्टम आए, एक सिस्टमैटिक आए, और हर एक का रोल डिफाइन हो गया कि वट एवर इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग, आपको सब कुछ एक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक मैकेनिज्म बना, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट बना। सिमिलरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी कॉन्सेप्ट बना के, और फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि रोल्स किसका क्या है और किसने किससे मिलके चलना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उसी चीज को प्रमोट करना चाहिए कि जी, और वो अगेन ये सारे कॉन्सेप्ट इस्लाम ही के उससे आए हैं। अब समहाउ मेरे ख्याल में इस्लामी किताबों को पढ़ने का ट्रेंड कम हो गया, अदरवाइज सारी चीजें मौजूद थी, और मेनली ज्यादा चीजें अरबिक में मौजूद हैं, तर्जुमे उनके ज्यादा हुए नहीं है। वेस्टर्न चीजें बहुत गूगल पे बहुत आराम से अवेलेबल होती है, बट अब तो इस्लामिक चीजें भी अवेलेबल होती है। तो कॉन्सेप्ट वहीं से आएगा। उसी चीज को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं
दो चीजें हो जाती हैं। लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में लोग कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए कि जाहिर बात है सिलेक्शन नहीं थी, इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था, मगर उसमें लोग अपने आप को प्रूव करते थे। और जैसे मैंने कहा था कि वही इंसान आगे जाया करता था जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा सकती थी, जो बाकी सबको साथ लेके चल सकता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाइल मैं फिर कहूंगा लीडरशिप बात के सारी बातें एक तरफ, कि जब आप टीम का हिस्सा है, हम टीम की बात कर रहे हैं, जब आप टीम का हिस्सा है, जब लीडर बन के आप पे जिम्मेदारी आ गई, वो डिफरेंट रोल है, वो टीम वर्क का रोल नहीं है, वो लीडरशिप का रोल है। जो टीम वर्क है, जब आप टीम में हैं और आपके साथ लोग काम कर रहे हैं और आप किसी लीडर के अंडर काम कर रहे हैं, आपका भी एक रोल है जो आपको लीडरशिप की तरफ लेके जाएगा, और उसी से सिमेट्री पैदा होगी, उसी से हार्मनी पैदा होगी। हॉरिजॉन्टल एनवायरनमेंट में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी ने पूछा था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस क्या है। वर्टिकल पिरामिड है कि ये बॉस है, उसके नीचे 2 बॉस है, उसके नीचे 4 बॉस है, उसके नीचे 6 बॉस है, इस तरह चलते चले आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में मैनेजर्स कम होते हैं, स्टाफ ज्यादा होता है, काम करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, टीम वर्क की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए कि आपको ज्यादा रोल मिलता है, ज्यादा काम मिलता है अपना रोल प्ले करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को जरूर समझें कि अपना रोल स्ट्रांगली पूरा करें, कि आपने अपने साथियों के साथ मिलकर उनको लेके चलना है। कोई क्या कर रहा है करने दें, इंसान खुद भी, कोई ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल में जॉब में जिसने कभी पॉलिटिक्स ना की हो, जिससे कभी कोई ना कोई जरूरत पड़ी हो। एट टाइम्स यू हैव टू डू टू डिफेंड योरसेल्फ, बट लार्जर गोल पे तवज्जो दें कि जी आपने अचीव क्या करना है, उसमें जरूरी है कि आप अपने साथियों को साथ लेके चलें। थैंक यू। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे शिफा का है कि वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से, फैमिली टाइम और वर्क के हवाले से, एक दोस्त गलबन तलहा हैं, उनका क्वेश्चन है बॉस हैंडलिंग के हवाले से। आई एम सॉरी, जरा टाइम कम है, हम इन मौजूआत को डायरेक्ट नहीं कर सकते। इस पे ऑलरेडी हमारे कुछ रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, तो प्लीज आप उनको देख सकते हैं। तो लेट्स कंक्लूड टुडेज टॉपिक। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो आखिर में हम अपने स्पीकर से रिक्वेस्ट किया करते हैं कि प्लीज गिव अस अ 40 सेकंड एडवाइस ऑन दिस टॉपिक, कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर वर्किंग इन हॉरिजॉन्टल टीम्स। 40 सेकंड एडवाइस हमें आपसे चाहिए। तो जमीर साहब, आपने ऑन कर लिया है, पहली दफा बगैर कहे आपने माइक ऑन किया, तो आप बताइए पहले। जी बेसिकली मेरी तो यही एडवाइस है कि we can have the mix of vertical and horizontal framework. यही होता है कि आपको एक सीनियर चाहिए होता है जो कि who can guide you through, क्योंकि फिर वो ऐसा होता है कि अगर आप हॉरिजॉन्टली चलें सब चीजें, तो और आप सब फ्रेंड्स हो जाएं और वर्क टुगेदर हो जाए, तो फिर वो एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट जो पुराने दौर में होती थी, जब वर्क परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होती थी, कि एक शख्स होता था who people used to look up to and listen to him. तो हायरार्किकल लेवल भी उसको इंटैक्ट रखें, लेकिन हायरार्की में भी लोग जो बैठे हैं उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एंड दे शुड कम डाउन टू वर्क एट अ हॉरिजॉन्टल फ्रेमवर्क, इन अ हॉरिजॉन्टल फ्रेमवर्क। तो उसमें क्या होगा कि ये मिक्स अप बोथ, इसमें वर्क परफॉर्मेंस आपकी इजाफा होगा। सो दिस इज माय आई थिंक कंक्लूजन, के हमें थोड़ा सा दोनों साइड्स पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और इतना भी नहीं बैंड होना चाहिए कि बिल्कुल आप मतलब आपके जो है डेमोक्रेटिक ही हो जाएं, टोटल डेमोक्रेटिक हो जाएं, और इतना भी नहीं कि टोटल माई वे और दी हाईवे हो जाएं, ठीक है, सही, डिक्टेटर हो जाएं। इसमें जो है ना मीडियम म्याना रवि बहुत जरूरी है। ठीक है। हसन अरशद साहब। सर, मैं 40 सेकंड के बजाय 20 में कह देता हूँ कि मैं जमीर साहब से एग्री करता हूँ। वेल सेड जी। करम साहब, म्याना रवि वाला कॉन्सेप्ट है वो सही जी। टीम वर्क में रहने के लिए पेशेंस लाएं, एब्जॉर्ब करना सीखें, एब्जॉर्ब करें एंड फिर एक्ट करें। उससे फायदा क्या होता है कि एट टाइम्स चीजें बड़ी फ्रिक्शन से बच जाती हैं और लोगों को ज्यादा सपोर्ट देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। कैन आई से समथिंग? सॉरी सर, कैन आई से समथिंग? व्यू देना चाह रहा हूँ कि टीम वर्क की फॉर्मूला है ना सर, मैं उसको शेयर में कहता हूँ, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, और ऐसा चलन चलो कि जमाना मिसाल दे। वाह, बहुत खूब, अच्छी बात आपने कही। देखिए, लेट्स गो टुवर्ड्स वाइंडिंग अप टुडेज वेबिनार। हमने जो टॉपिक लिया था वर्किंग इन फास्ट एंड हॉरिजॉन्टल एनवायरनमेंट, तो बेसिकली जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, देखिए वो तो गिवन है, वो हॉरिजॉन्टल हो या वो हायरार्किकल। When we enter in an organization as an employee, तो हम उसके स्ट्रक्चर पे बात नहीं कर सकते unless
कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक डिबेट हो तो फिर हम अपना इनपुट दे सकते हैं। हमें तो एज अ एम्प्लॉय और एज अ टीम मेंबर अपने रोल को देखना है कि हॉरिजॉन्टल जब वर्क एनवायरनमेंट हो तो वहां बेसिकली आप अपने रवैये से लीड कर सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास नहीं होती। आपका कैरेक्टर, जैसे अभी मुजाहिद साहब ने भी अच्छा शेर सुनाया है हमें, बहुत खूबसूरत, कि आपने अपने कैरेक्टर से और अपनी कॉम्पिटेंसी से लीड कर। अगर आप में कैरेक्टर है, कॉम्पिटेंसी है, तो आपको अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। आप बहुत आसान तरीके से लोगों को से काम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो जैसे एक दोस्त ने यहाँ पर रेफर किया था रसूलुल्लाह की तरफ, तो आपकी वो हदीस मेरे ज़हन हदीस मुबारक आ रही थी कि खैरुन नास मन यनफउन नास, कि तुम में से बेहतर इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नफा का सबब है। तो अगर हम इसको भी एथिकल फाउंडेशन लेके चलें और अपनी रोल जो हमारा है टीम के अंदर, जिसको हम जेडी के हवाले से जान सकते हैं, वी कैन बेटर परफॉर्म इन एनी हॉरिजॉन्टल वर्क एनवायरनमेंट। So thank you very much, ladies and gentlemen, our speakers, Hassan Arshad Saab, Zamir Saab from Doha, Khurram Saab from Lahore, and all the participants. You all made this webinar very successful, and hope to see you next month once again. Allah Hafiz. Thank you very much. Thank you.